हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द रेस्ट बिहेवियर ऑफ ए चार्ज। ये एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन जो चार्ज होता है उसके रेस्ट बिहेवियर के साथ डील करते हैं। Electric charges, the property which occur by the gain or loss of electrons। जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो किससे होती है? गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके गेन या फिर लॉस से होता है। अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम्ब, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। AT इसकी डायमेंशन होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले आती है एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। इसमें क्या हो जाता है, जितने भी चार्जेस हैं हमारे पास एक सिस्टम में प्रेजेंट होंगे उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही उसका नेट चार्ज हो जाएगा, उस सिस्टम का नेट चार्ज हो जाएगा। फिर आगे आता है क्वांटाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम चार्ज, जो कि होता है ई। ई होता है वो हमारा होता है मिनिमम चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्यू जो होता है वो होता है प्लस माइनस एन ई। जो एन होता है वो यहाँ पर होता है इंटीजर। ई जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ठीक है। मिनिमम चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज वो कितना हो जाएगा ई, जिसमें एन क्या हो जाएगा 1। 0 तो हो नहीं सकता, ये इंटीजर होगा, होल नंबर नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अपने पास इस चैप्टर में कहीं भी अगर आपको दिख जाए म्यू, आपको दिख जाए पी, आपको दिख जाए एन, तो इसका मतलब है जो म्यू होगा वो हो जाएगा माइक्रो, जो पी हो जाता है वो होता है पिको, जो एन होता है वो होता है नैनो। इनको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁻6, पिको को लिखते हैं 10⁻⁻12 और नैनो को लिखते हैं 10⁻⁻9। 2 माइक्रो कूलम्ब है, तो इसको कूलम्ब में कन्वर्ट करने के लिए 2 और माइक्रो को क्या लिखते हैं 10⁻⁻6, ये हो जाएगा कूलम्ब में। जैसे लिखा है 2 नैनो कूलम्ब, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लिख देंगे 2 इंटू 10⁻9 10⁻⁻9 कूलम्ब। सब आता है चार्ज बाय कॉन्टैक्ट मेथड। अब कॉन्टैक्ट मेथड से चार्जिंग कैसे करेंगे? व्हेन अ चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद अदर अनचार्ज बॉडी। किसके कॉन्टैक्ट में होगी? अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में। देन चार्ज क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो फाइनल चार्ज होगा Q1 + Q2/2। जैसे एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। ठीक है। अगर हम इन दोनों को पास में कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे ये Q1 और Q2, फिर इनको बाद में दूर कर देंगे, तो इस पे जो चार्ज होगा और इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 + Q2/2। ये हो जाएगा इनका नेट चार्ज। अब हमारे पास आता है चार्ज बाय रबिंग। रबिंग से हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे ये कोई अनचार्ज बॉडी है, ये भी कोई अनचार्ज बॉडी है, तो इन दोनों को अगर हम रब करेंगे तो इन पे आ जाते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसमें हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। टॉपिक आता है कूलॉम्ब्स लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ गिव्स द फॉलोइंग 2 रूल्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज। देखो, अगर कोई भी 2 चार्ज है तो उनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलॉम्ब्स ने 2 रूल दिए थे। 2 रूल कौन से दिए थे? पहले तो ये बोला था कि कोई भी चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2,
वो एक सर्टेन डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं। तो कूलम्ब्स ने बोला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। तो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आगे बात करते हैं जिससे हमारा बना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब the electrostatic force between two charges is inversely proportional to the square of distance between the charges। जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होता है वो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r² के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे K जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। और इसकी जो कैलकुलेटिव वैल्यू जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे वो होती है 9 × 10⁻⁹। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये ε0 है उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12। ये K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो K से इन्वर्स हो जाएगी। अगर फ्री स्पेस ना हुआ तो हम लिखते हैं एप्साइलन, जो कि होता है ε0 × εr। फिर जो फोर्स होता है बिटवीन द टू चार्जेस होता है मैक्सिमम इन वैक्यूम, या फिर कह सकते हो फ्री स्पेस में ये मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, अब इसकी हमने साइड रख ली, ये A है, ये A और ये भी A। ये इधर एक चार्ज है, ये पॉइंट है A, ये B और ये C। इधर भी एक चार्ज है Q, इधर भी एक चार्ज है Q और इधर भी एक चार्ज है Q। दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव, यानी इस साइड लगाएगा फोर्स। सेम इसी तरीके से जो ये C वाला चार्ज है ये A पे फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, इस तरफ। तो यानी B की वजह से इस तरफ हो गया, C की वजह से इस तरफ हो गया, तो नेट फोर्स हमारा इस साइड हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। लेट मान लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री गिवन है, ये भी 60 और ये भी 60। चार्ज की वजह से जो ये B वाला चार्ज है इसकी वजह से जो A पे फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, तो इसको अपन कर देते हैं, इस साइड फोर्स लग रहा है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इस साइड, वो लगेगा चाहे C की वजह से। तो लेट अपन मान लेते हैं ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2। F1 कितना हो जाएगा, K, Q1 और Q2 दोनों Q है तो इसका हो जाएगा Q²। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है A, तो इधर A का स्क्वायर, ये हो गया F1। सिमिलरली F2 की क्या हो जाएगा, K Q² A²। F नेट वेक्टर से अपन लिख सकते हैं कि जो ये नेट फोर्स होगा वो इस साइड आएगा, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट से एंगल से, तो ये अपना एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो F नेट क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल्स टू √ F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो F1 है वो F2 के इक्वल है, तो इन दोनों को अपन मान लेते हैं F मान लेते हैं। तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट हो जाएगा √ देखो ये भी F ये भी F, तो इसे F², इसको भी लिख सकते हैं F² प्लस 2, ये F1 ये F2 दोनों मिलके क्या मिलेंगे F², 2F² इंटू 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2F², ये अगर 2F² इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये 3 आ जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3F² हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ F।
F की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे तो इधर आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F नेट हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि किसी भी चार्ज है, जैसे कि ये चार्ज एक क्यू है, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड बनेगा जिसमें अगर कोई भी दूसरा चार्ज लाएंगे, जिसको हम अभी के लिए टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, वो चार्ज लाएंगे तो वो एक फोर्स फील करेगा। या तो वो एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि फील्ड अराउंड द रेस्ट चार्ज इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि हमारे पास है क्यू नॉट, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो ई होता है वो होता है एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना होता है। लेट्स से ये कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है जिसको हमने कैपिटल क्यू नाम दे दिया। ये आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कौन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने क्यू नॉट से डिफाइन किया। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स कौन सा लगेगा, कहते हैं रिपल्सिव। ये रिपल्सिव फोर्स लग गया। फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट पे जो फोर्स आएगा कैपिटल क्यू की वजह से क्यू नॉट भी, उस फोर्स को हम एफ नाम देते थे। वो एफ क्या होगा, के Q1 यानी कैपिटल क्यू, Q2 यानी क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अपन में फॉर्मूला पढ़ा था एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। अब इधर एफ की वैल्यू अपन जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से इधर एफ की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, जो कि एफ की वैल्यू ओवर क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंडिपेंडेंट किसके होता है, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नोट, उसके इंडिपेंडेंट होगा। हमारा चार्ज क्यू नोट होगा, जो क्यू नोट चार्ज होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज होगा। क्योंकि अगर ये बड़ा चार्ज हुआ तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो सोर्स चार्ज है उसको इन्फ्लुएंस कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की कैसे होगा, ये ट्रायंगल है जिसकी कॉर्नर्स पे या बोल सकते हैं एज पे हमने चार्ज रखे हैं 3, 2 चार्ज रखे हैं, एक क्यू, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हमसे पूछा गया है। पिछले वाले की तरह ई नेट इधर अपना क्या हो जाएगा, √3 ऑफ ई। ई क्या हो जाएगा इधर अपना, ई क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरेंजमेंट होता है इसका, दो सेम बट अपोजिट इन नेचर चार्ज होते हैं, उनके अरेंजमेंट होता है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। जिस स्पेसिफिक डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं 2a, इधर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ये P जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P से डिनोट करते हैं। P जो होता है वो होता है 2aq। 2a क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और जो Q हो जाता है वो हमारे पास चार्ज हो जाता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो कूलम इंटू मीटर हो जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर भी तो चार्ज होता है, तो उस चार्ज की वजह से अपन को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर अपने पास एक है चार्ज
माइनस क्यू और इधर एक चार्ज है प्लस क्यू। दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 2a और अपन को निकालना है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमारे पास कितनी हो जाएगी वो हमें निकालना है। माई प्लस क्यू ये इधर क्या होगा अपन को निकालना, तो ये कौन सा होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस तरफ। ये नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस तरफ। तो ऐसे कुछ होगा, ये मान लेते हैं E1, ये मान लेते हैं E2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस तरफ जाएगी। ये हो जाती है E1, इसको मान लेते हैं E2। E1 कितनी हो जाएगी, K, चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू की वजह से ही तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये Q R स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है A, ये वाली डिस्टेंस है टोटल R, तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, R माइनस A। तो इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये अपने पास E1 आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली E2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा K Q, ये वाली डिस्टेंस R। अब ये Q और इसके बीच की डिस्टेंस तो ये हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है R, ये वाली डिस्टेंस हो जाती है A। तो इन दोनों की टोटल डिस्टेंस क्या आ गई, R प्लस A, ये इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे R प्लस A का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब नेट कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये निकालनी है, ये हो जाएगी E1 माइनस E2। E1 क्या है, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q R प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K Q अपन ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। आगे देखो इसे, के क्यू बाहर है, एलसीएम लेंगे तो ये R प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर, माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर। इन दोनों को अपन साथ में रख लेते हैं, तो R प्लस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखो के क्यू को के क्यू ही रहने दो, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, आइडेंटिटी लगेगी, माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। नीचे देखो, इसको लिख सकते हैं अपन R प्लस A टू R माइनस A का होल स्क्वायर। A की पावर n इंटू B की पावर n क्या होता है, A B की पावर n। यही चीज़ अपन ने इधर लगा दी, ठीक है। के क्यू तो बाहर ही रहने दो, इसको ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR। इधर आइडेंटिटी लग जाएगी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी वाली, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज़ अपन इधर लगा देंगे, इधर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बाहर वाला स्क्वायर अभी भी है इधर ही, ये कैंसिल आउट इन दोनों से, इधर लिख देंगे के क्यू इंटू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4AR, और इधर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये तो डाइपोल के लिए है। अब इसमें आता है फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी जिसकी डिस्टेंस छोटी हो,
ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसके अंदर अपन कह सकते हैं a बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा r के कंपैरिजन में। तो इधर लिख देंगे इसके अंदर r इज़ वेरी ग्रेटर देन a। तो a को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं k q। अब देखो 4a r को ऐसे ही रहने देंगे। इधर ये जो चीज़ है a स्क्वायर वाली ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये 0 मानी जाएगी। तो इधर होगा r की पावर 4 हो जाएगी, r की पावर। इसके अंदर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स k q। इधर बच गया 4a इंटू आर क्यूब। इसको अपन क्या लिख सकते हैं k q इंटू 2 इंटू 2a। 4a तो बन जाएगा ये अपॉन आर क्यूब। 2a इंटू क्यू, ये 2a क्यू अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये होता है p यानी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो इसको अपन डाइपोल मोमेंट कर सकते हैं। तो आ जाएगा के पी 2kp बाई आर क्यूब। ये हमारा आ जाता है फाइनल फॉर्मूला। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिस्टेंस r, डिस्टेंस r और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक r जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो r जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी क्यूब के। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ग्राफ। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये हमारे पास डाइपोल दे रखा है, इधर है चार्ज माइनस q और इधर है चार्ज प्लस q। ये डिस्टेंस मान ली r, ये सेंटर है o, ये डिस्टेंस अपन को दे रखी है a, ये भी है a। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों सेम होगी। ठीक है, अब देखो ये एंगल अपन लेट मान लेते हैं थीटा। ये ट्राइंगल कर लो ए, ये हमारा पॉइंट है पी और ये है बी। ये वाला चार्ज है माइनस क्यू, इधर है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसको रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये है E2 और ये है E1। ये वाला एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसको लेट से अपन अल्फ़ा मान लेते हैं। ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो कट हो जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा 2 थीटा। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया 2 थीटा। E1 क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, पीबी का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। E2 क्या हो जाएगा के क्यू बाई पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपन देख सकते हैं E1 इक्वल्स टू E2 है, इसको अपन मान लेते हैं E। E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। अब आगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या आ जाएगी E नेट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2 थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 2 थीटा। E1 इक्वल्स टू E2 है, तो यानी E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर इन 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। E स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 बाहर आएगा तो √2, E स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो E, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस
2 थीटा। अब अपन को पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये √2e कैसे ही रहेगा इंटू 1 प्लस, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 ये रूट है, इसके अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा है, रूट हटाएंगे तो ये √2e, ये तो पहले का है, इससे निकालेंगे तो √2 इंटू कॉस थीटा, √2 इंटू √2 2e cos थीटा। अब देखो इस ट्राइंगल में जाएंगे, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस हमारे पास है ये AO और हाइपोटेनिस हमारे पास है ये r² प्लस a², इन दोनों वैल्यूज इधर पुट कर देंगे तो 2e cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन r² प्लस a² की पावर 1/2, e की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 2 इंटू के क्यू बाई r² प्लस a² इंटू a cos थीटा की वैल्यू इधर है r² प्लस a² की पावर 1/2, 2a⁴ क्या बन गया 2a⁴ क्या होता है p डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिखेंगे के पी r² प्लस a² जब थी है यानी a की पावर m और a की पावर n अगर मल्टीप्लाई में है तो a की पावर m प्लस n बन जाता है। इसी रूल से 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये वाली जो चीज़ थी ये थी हमारे जनरल डाइपोल के लिए जिसकी लेंथ कोई भी हो सकती है, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने पिछली बार देखा था एक्सियल पॉइंट पे कि r ग्रेटर देन होता है a, तो a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इस वाले फॉर्मूला में a² को अपन 0 मान सकते हैं, तो इधर आ जाएगा के पी बाई r² की पावर 3/2 यानी के पी बाई r³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा p पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था 2kp बाई r³, इक्वेटोरियल पे क्या आया kp बाई r³, तो इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा kp बाई r³। वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी एक्सियल पॉइंट पे वो होगी 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी, वेरएज जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरीके से ये बन जाएंगे। ये यहाँ पर रिपेल करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है नल पॉइंट, यानी इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और जो एक यूनिफॉर्म शीट होगी उसके लिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। बस आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ने ऊपर बनाई थी वो बनती है। तो देख दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में इमर्ज होगी। अपन ने ऊपर देखा था इस तरफ
पॉजिटिव से निकल रही है और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर इमर्ज हो रही है। सेकंड, डोंट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? देखो, ये पॉजिटिव से आ रही है, निकल रही है, नेगेटिव में जाके ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ये यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से वापस ही ऐसे ही निकल रही, ये नहीं निकलेगी। इधर वापस एरो थोड़ी दिख रहा है आपको, नहीं, ये हमेशा आती है तो ये नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी तो नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। फिर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो इधर ये जो पॉइंट है इस पे दो टेंजेंट्स बन जाएगी, जिससे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है कि लेट से ये हमारे पास कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो इसके ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, 90 डिग्री पर ये इमर्ज आउट होगी। और वहीं अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इस तरफ जाएगी। कल हुआ अपना कंडक्टर, तो ये इससे नॉर्मली निकलेगी। नॉर्मल किससे निकलती है स्फीयर के लिए? सेंटर से, तो इधर से परपेंडिकुलर निकलेगी हमेशा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी मैंने बताया था को इंटरसेक्ट वाले में, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, तो यहाँ पर मान लो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जो कंडक्टर होता है, मान लो ये एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्ट। इसमें जो करेक्ट कौन सी है अपन को ये बताना है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाली लेते हैं। फर्स्ट वाली तो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये नहीं होगी। ये कंडक्टर है, इसमें क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर हमेशा ज़ीरो होती है। ये एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो होनी नहीं चाहिए। सेकंड वाले ने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता दी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड की तरफ देखो, ये आ रही है इस तरीके से, तो इधर ये परपेंडिकुलर इस तरीके से आ रही है, इधर ये परपेंडिकुलर, तो यानी जो थर्ड वाली होगी वो करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, थर्ड वाली करेक्ट होगी। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज कैसे होगा? तो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक ही बॉडी है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। इसके पास में एक हम अनचार्ज बॉडी लाते हैं। लेट्स से ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम इसके पास लेकर आए। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये हम चार्ज बॉडी लेकर आए, तो इसके अंदर का ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसके अंदर का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके साइड में, पीछे की साइड इसको रिपेल कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज इसका सारा इसके आगे की साइड आ जाएगा, जिस साइड ये चार्ज बॉडी है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके अपोजिट साइड आ जाएगा। मान लो ये एक बॉडी है जो कि है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बॉडी है न्यूट्रल बॉडी है, तो यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। अब ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट किसको कर लेगा? अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको रिपेल कर देगा। अब ये कैसा सिस्टम बन गया? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम बन गया। तो इसको अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी और इधर 90 डिग्री बनाते हुए जाएगी। सिमिलरली यहाँ से ये परपेंडिकुलर आएगी, इधर परपेंडिकुलर, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव से जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, इधर परपेंडिकुलर और चार्ज के भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इस साइड भी ऐसे ही बन जाएगा। इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट निकाला जाता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल। जो डाइपोल होगा वो अगर अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पर कोई टॉर्क लगेगा तो वो कितना लगेगा वो इस वाली डेरिवेशन में आप निकालेंगे। लेट्स से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल इस तरीके से पड़ा है। इधर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इधर नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इधर हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी दोनों की। Q प्लस Q1 चार्ज पे Q पे चार्ज फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1 और माइनस Q पे लग रहा है F2। ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रही है, किसी एंगल पे है, और ये इधर दोनों का फोर्स आ गया। हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है F/Q, और तो फोर्स क्या हो जाएगा E इंटू क्यू। इधर F1 आ गया Q इंटू ई और ये आ गया Q इंटू ई। अब इन दोनों की डायरेक्शन अपन ने रिप्रेजेंट करती है तो इधर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने लिखा है कि फोर्स ऑन प्लस Q इज इक्वल टू F1 जो कि आएगा Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स ऑन माइनस Q इन ये हो जाएगा F2, इस पे आ जाएगा फोर्स QE और ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखो ये जो डाइपोल है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F1 इस साइड लग रहा है F2 इस साइड लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि F1 और F2 क्या है इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा अपना 0। नेट फोर्स जब भी 0 होता है, नेट फोर्स जब भी 0 होता है तो उधर लगता है टॉर्क। टॉर्क को कैसे निकालेंगे, टॉर्क के अंदर अगर टॉर्क 0 होगा तो फिर भी नहीं होगा। अब इसके अंदर टॉर्क 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन इक्वल नहीं है। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इक्वल हो जाती तो इसके अंदर टॉर्क भी 0 हो जाता, तो टॉर्क अपन निकल ही नहीं पाते। तो आगे फिर अपना आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अपन देख सकते हैं एफ नेट ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा 0। फिर हमारा क्या लगेगा टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा कोई भी एक फोर्स और उन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा इंटू में, दोनों इंटू में, तो ये हमारा टॉर्क हो जाता है। फोर्स अपने लग रहा है F1 और F2, F1 और F2 इक्वल है तो इन दोनों का अपन मान लेते हैं F। ये चीज़ अपन ने यहाँ पुट करी F इंटू, अब इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये वाला। अब इन ये फोर्स लग रहा है इस साइड, ये फोर्स लग रहा है इस साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, तो कंपोनेंट लेंगे इस तरफ तो हो जाएगा 2 cos थीटा। अपन को तो लेना परपेंडिकुलर वाला ये वाला, तो परपेंडिकुलर वाला इस साइड आ जाएगा 2a sin थीटा, 2a sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, यही अपने लिए 2a sin थीटा। अब देखो फोर्स क्या है Q इंटू ई, वो अपन ने पुट कर दी इधर इंटू 2a sin थीटा। जो 2a और Q है इनको एक साइड लिखेंगे, 2a Q क्या है, तो 2a Q क्या होता है, 2a Q होता है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा PE sin थीटा, इसको अपन लिख दिया P, तो ये बन गया PE sin थीटा। ये हमारा आ स्केलर फॉर्म हो जाएगी PE sin थीटा, जब में P है डाइपोल मोमेंट, E है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइपोल है, और थीटा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हमने पढ़ा था कि P कोई भी वेक्टर है A क्रॉस B, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं AB sin थीटा। सिमिलरली इधर ये है तो AB sin थीटा को क्या लिख सकते हैं A क्रॉस B, तो PE sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं P क्रॉस E, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। इधर जो टॉर्क है वो भी इधर वेक्टर फॉर्म में होगा। इसके अंदर स्पेशल केस भी आ जाता है कि अगर जो डाइपोल है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो ऐसे है ये इस तरीके से है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना बना रहा है थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये थीटा 0 डिग्री अगर अपन इसमें पुट कर देंगे साइन थीटा, साइन 0 क्या होता है 0,
तो इस पर ये टॉर्क 0 लगेगी, जो कि टॉर्क ये मिनिमम होता है। ये टॉर्क क्या होता है? मिनिमम। तो इधर हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अगर डायपोल परपेंडिकुलर हो, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस साइड थी, इधर इस तरीके से अपन डायपोल रख देंगे, तो उधर 90 डिग्री थीटा हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो साइन 90 क्या हो जाता है? 1। साइन 90 1 हो जाता है। ये उधर पुट करेंगे तो आ जाएगा P इंटू ई। ये टॉर्क लगता है मैक्सिमम। और अगर 180 डिग्री पे है, यानी 0 डिग्री 180, देखो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये होता है 0 डिग्री का केस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर होता है 180 डिग्री। तो इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इधर टॉर्क 0 हो जाएगा और इधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर 90 डिग्री पे है तो उधर इक्विलिब्रियम पे ही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through the unit area of cross section which held perpendicular to the electric field। ये क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है किसी भी यूनिट एरिया से, ये है यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन से विच हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो ये जैसे कोई बॉडी है तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस साइड। ये मान लो कोई बॉडी, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस साइड, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इसको अपन सीधा कर देंगे तो एरिया वेक्टर किस साइड हो जाएगा? इस साइड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो इसका पैरेलल करने के लिए इसका पैरेलल कंपोनेंट इसके साथ ले लेंगे a cos थीटा। ठीक है, तो इधर एरिया वेक्टर तो है a cos थीटा। और 5 जो होता है वो अपन डिफाइन हुआ है e डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है और इसको चेंज करनी तो ई ए cos थीटा ये बन जाएगा जब एंगल थीटा बना रहा हो। फिर आता है कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटीज, जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगी। फर्स्ट होती है लैम्डा। लैम्डा होती है dq/dl और ये लैम्डा जो होती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर आता है सिग्मा, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस है तो यानी एरिया आएगा नीचे। ये होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम आएगी नीचे dq/dv। बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस जी ने हमें क्या बताया? अकॉर्डिंग टू गॉस द नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। इसमें क्या बोला है? कोई भी हमारे पास हाइपोथेटिकल बॉडी होगी, उससे जितना भी फ्लक्स पास कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। फ्लक्स क्या अपनी एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो वो कितनी होगी? देखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी तो अपने पहले निकाल लिया था, और इसके अंदर बोला कि ये होता है जितना भी चार्ज उस बॉडी के अंदर है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा गॉस लॉ है। अब इसके अंदर एक टर्म आती है गॉसियन सरफेस, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी बॉडी क्लोज्ड नहीं है, इसमें तो बोला ना क्लोज सरफेस के लिए, अगर वो क्लोज नहीं है तो उसमें अपन एक गॉसियन सरफेस मानते हैं उसको क्लोज करने के लिए। ये हाइपोथेटिकल होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें अपन को ये हेमिस्फेयर दे रखा है और इससे अपन को फ्लक्स निकालना है कि कितना होगा। ये अपने चार्ज क्यू दे रखा है, तो इसको ये ओपन है, देखो ये चार्ज है, ये ओपन बैठा है, इसके आसपास बस इसके पीछे एक बॉडी है, इसके आगे कोई बॉडी नहीं है। तो अपन एक हाइपोथेटिकल बॉडी मान लेंगे इस तरीके से। ये जो अपन ने इधर चीज़ मानी है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये अपन ने अज्यूम किया है। तो इस टोटल ये क्लोज सरफेस हो गई। अब अभी चार्ज क्यू क्या हो गया? क्लोज हो गया बॉडी के अंदर। तो इधर नेट फ्लक्स टोटल बॉडी के अंदर से कितने निकल रही है? सिग्मा क्यू, यानी टोटल चार्ज कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपनी इस पूरी बॉडी के अंदर से निकल रही है, लेकिन अपन को तो क्वेश्चन में ये हाफ बॉडी दे रखी है जो नेट फ्लक्स, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलती है। ठीक है,
अगर अपन इसको हटा देंगे तो इसमें से जो ऊपर वाले हिस्से में से निकलेगी वो इसकी जो टोटल फ्लक्स है उसका आधा हो जाएगा। तो अपन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हाफ बॉडी के लिए जो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। जो गाउस लॉ है उसका एप्लीकेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला इसका एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। जो गाउस लॉ है उसकी मदद से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से। स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये एक वायर है। अब गॉसियन सरफेस क्या बनेंगे इसको क्लोज करने के लिए एक, ताकि अपन का जो थीटा है, देखो थीटा अपन या तो 90 बनाएंगे या बनाएंगे 180 और या फिर 0 डिग्री। मैक्सिमम पॉसिबल ये 3 ही डिग्री एंगल्स अपन बनाना चाहिए क्योंकि इन पे ईजी होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसमें अपन गॉसियन सरफेस मानते हैं सिलेंडर। एक सिलेंडर से अपन गॉसियन सरफेस मानते हैं। ये इस पॉइंट पे P पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जो कि है R डिस्टेंस पे है। तो इस R डिस्टेंस पे अपन एक सिलेंडर अज्यूम कर लेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी R और उसकी लेंथ क्या होगी L। तो देखो ये एक अपन एरिया ले लेते हैं इसका, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, पॉजिटिवली चार्ज। ये वाला अपन मान लेते हैं पॉइंट। तो इस पे एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होता है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी बाहर ही निकलेगी, इस तरीके से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी इस तरफ। अब ये वाला जो एरिया है उसके अंदर एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। इसका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, इसका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ भी यही वाला कंसेप्ट लगेगा तो इधर भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अपन ने पहले पढ़ा था जो फाई होता है वो होता है इंटीग्रेशन E.dA। तीनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सरफेस के लिए आ जाएगा, इसका करेंगे तो इस सरफेस के लिए, और इसका करेंगे तो जो कर्व्ड सरफेस होगी उसके लिए आ जाएगा। तो देखो E.dA तो E.dA1 cos θ1 E.dA2 cos θ2 प्लस E.dA3 cos θ3 का इंटीग्रेशन। देखो θ1 क्या है 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाले पूरा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली जो θ2 है वो भी 0 हो जाएगा। θ3 हमारे पास क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो E.dA3 ये ऐसे ही रहेगा। अब E अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन dA3। तो थर्ड वाला एरिया अपना ये वाला है, ये वाला तो वैसे ही 0 हो गए। तो ये तो इसके अंदर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आ जाएगा। सिलेंडर का कर्व्ड 2πRh, 2π रेडियस है R और h कितनी है L, ये हो जाएगा E इंटू 2πRL। अब देखो लैम्डा क्या होता है, ऊपर पड़ा था Q इंटू L, ये जो ऊपर पड़ा था उसको अपन पूरा ले सकते हैं। तो लैम्डा क्या हो जाता है Q/L। तो इस वजह से Q क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू L। और फाई क्या होता है गॉस लॉ के हिसाब से सिग्मा E Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से फाई क्या आ जाएगा, नेट चार्ज अपना इस पे Q है, ये Q चार्ज का है, Q वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर फाई ये है, फाई ये भी है, ये वाली चीज़। तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट, दोनों को इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपनी λ/2πε0r। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4πε0, 4πε0 क्या होता है के, 2k λ/r। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। अब E और R के बीच में अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो E क्या है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इधर डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। अगला इसका एप्लीकेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जो कि इनफाइनाइट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए अपन गॉसियन सरफेस मानते हैं एक सिलेंडर जिसके अंदर अपना थीटा
जो अपन लेना चाहते हैं, जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री, ये हो जाता है। ये वाला एरिया इस पी पॉइंट पे ले लेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये DS1 एरिया है, उसको अपन ए से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखी थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इधर थीटा 90 डिग्री, इधर थीटा 0 डिग्री, और इसी वाले सरफेस के जैसे इस वाले सरफेस पे भी हो जाएगा, तो इधर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब फाई ये हो जाता है इंटीग्रेशन E.ds1 प्लस इंटीग्रेशन E.ds2 प्लस इंटीग्रेशन E.ds3। तो इसको अपन खोल देंगे तो आ जाएगा E इंटू DS1 cos थीटा 1 प्लस E इंटू DS2 cos थीटा 2 और प्लस E इंटीग्रेशन का E.ds3 cos थीटा 3। थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, cos 0 क्या था 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E.ds1 थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, ये रहा, तो ये भी है E.ds2। थीटा 3 अपना क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 ये होता है 0, तो ये वाली टर्म अपनी 0 हो जाएगी पूरी। तो फाई आ जाएगा इंटीग्रेशन E.ds1 प्लस इंटीग्रेशन E.ds2। ये दोनों एरिया सेम है, तो इन दोनों को अपन लेट कर देते हैं E.ds1 E.ds2 इक्वल्स टू E.ds। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो E तो दोनों में से बाहर आ जाएगा और दो टर्म है तो 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds क्या है, ये एक सर्कल का एरिया है, इसको मान लेते हैं A, मान लिया। फिर फाई क्या होता है सिग्मा Q/ε0, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे तो सिग्मा इंटू इसका एरिया है A अपॉन ε0। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E आ जाएगा अपना σ/2ε0। अब जो इसमें E है वो R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो E कांस्टेंट आ जाएगा, U और R का ग्राफ कहाँ जाएगा कांस्टेंट। थर्ड इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके वजह से अपन इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस है वो एक स्फीयर ही मान लेंगे। ये अपना एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्यू इस पे चार्ज इस पे क्यू है, इसकी रेडियस है R और अपन को स्मॉल r डिस्टेंस पे, जो कि R जो अपना इस वाले केस में R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, तो इंटीग्रेशन E.ds cos थीटा, इसका एरिया लेते हैं। इसका बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बाहर की तरफ थीटा क्या होना 0, तो E.ds हो जाएगा क्योंकि cos 0 होता है 1। E बाहर आ जाएगा यूनिफॉर्म है इसलिए, तो इंटीग्रेशन ds। फिर जो ds है ये वाला जो एरिया है, जो सरफेस एरिया होता है वो स्फेयर का वो हो जाता है 4πr²। एक फाई का फॉर्मूला ये भी होता है सिग्मा Q/ε0। नेट चार्ज इसके अंदर कितना है, इस वाली सरफेस के अंदर Q चार्ज ही है बस, तो Q/ε0 दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी Q/4πr² इंटू ε0। अब देखो 4πε0 क्या होता है K, तो हो जाएगा KQ/r²। ये अपना आउटसाइड से स्फीयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। E और R के बीच में ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। अब ऑन द सरफेस के लिए जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर ही हो जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे, तो अपना सरफेस के लिए ये बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वैसे तो अपन को पता है कंडक्टर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे 0 होता है, इसको डिराइव भी कर लेते हैं। R स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, फाई हो जाता है इंटीग्रेशन E.ds cos थीटा, थीटा अपना वो पहले जैसे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, cos थीटा हो जाएगा 1, तो ये E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन E.ds आ जाएगा। ds वही 4πr² पहले ही किया था अपन ने। अब ये जो अपन ने गॉसियन सरफेस ली है इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, जो चार्ज जब था वो तो बाहर है, अंदर तो है ही नहीं इसके चार्ज, तो इसके अंदर चार्ज ही 0 है, तो फाई
0 हो जाएगा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ई अपना इनसाइड क्या आ जाएगा 0। ये आर इक्वल्स टू 0 ये हो गया सेंटर पे। फिर आर है ये हो जाएगा सरफेस पे। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक अपन सरफेस पे नहीं जाएंगे तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा कंडक्टर के अंदर। जैसे अपन सरफेस पे आए वो हो जाएगा KQ बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ऊपर KQ बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आ गया ऑन द सरफेस, ये KQ बाई, ये वाला जो पॉइंट है वो KQ बाई कैपिटल आर का स्क्वायर ही पॉइंट है। फिर अपन थोड़ा सा आगे गए, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला आउटसाइड के लिए, ये ऑन द सरफेस के लिए, ये इनसाइड द सरफेस के लिए। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे इसकी जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो अपन इसी के PYQ के क्वेश्चन करेंगे।